वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि लेट ए कैप बी कैप सी कैप बी द नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर। ये तीनों नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा, सी एंड ए कैप इज बीटा, ए एंड बी इज गामा। ये हर दो वेक्टर के बीच का एंगल बता रखा है। कहता है इफ ए बी एंड सी, ये ए बी सी कोई पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर इतना दे रखा है, बी का ये और सी का ये, देन सो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, ये तो समेशन आप लोगों को पता है कि समेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे जितने भी सीक्वेंस होंगे सबको जोड़ देने का है। और ये यहाँ पे जो पाई लगा करके दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि समेशन में क्या होता है कि ऐसे जितने भी सीक्वेंस बनेंगे सबको ऐड करना है। और ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन करता है कि मतलब कि ऐसे जितने भी सीक्वेंस बनेंगे उन सबको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ दे रखा है ऐसे वैल्यू, मान लेते हैं हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का पोजीशन है ए कॉस अल्फा, है ना। बी का पोजीशन वेक्टर है बी कॉस बीटा एंड सी का पोजीशन वेक्टर है सी कॉस गामा, ठीक। तो हमको ये चीज प्रूव करना है। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान करते हैं, हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको ए क्रॉस ऐसे बी क्रॉस सी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड, तो उसी मेथड से हम लोग पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए कैप क्रॉस सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू ए सी बी माइनस ये कितना ए बी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये ए और सी के बीच में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज बीटा। तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो अपने पास ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस। उसी हिसाब से हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसके बीच का कितना हो जाएगा एंगल कॉस बीटा, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस बीटा। तो यानी कि ये कॉस बीटा आ जाएगा और ये बी कैप है, तो कितना बचेगा, ये बी कैप कॉस बीटा माइनस ये ए और बी है, इसका कितना आएगा, ए का 1 बी का 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए और बी के बीच में एंगल है गामा। तो यानी ये हो जाएगा गामा, यानी कि हो जाएगा सी कैप कॉस गामा। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, ये बी कॉस बीटा सी कॉस गामा, यानी ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है बी का, और ये किसका पोजीशन वेक्टर है, ये है सी का। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी ये सी बी हो जाएगा ना, ये क्या होगा सी बी, तो यानी कि दिस इज सी बी, यही ना, यानी कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी, या फिर सी बी बोलो या फिर बी सी बोलो, बात बराबर है, क्योंकि ये बी कॉस बी माइनस सी कॉस, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर, यानी कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और सी बी वेक्टर इक्वल टू कितना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ये हो जाएगा सी बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग मैग्नीट्यूड को उसके साइड से लिख देते हैं, यानी इसको हम लोग बी सी लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी हो गया, है ना। तो सिमिलरली इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो सिमिलरली बी क्रॉस ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा सी ए के बराबर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी ए, एंड उसी तरीके से सी कैप क्रॉस ए क्रॉस बी ये आ जाएगा किसके बराबर, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी के बराबर, ठीक। तो अब यहां से हम लोग देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन वैलिड होगा। तो
अभी हम लोग यहाँ पे अगर साइन रूल लगाएंगे तो इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखा तो क्या हो जाएगा, ये a क्रॉस b क्रॉस c, यानी कि दैट इज इक्वल टू कितना है, ये bc है। तो यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, bc बाय साइन a, दिस इज इक्वल टू उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ca बाय साइन b इज इक्वल टू ab बाय साइन c। इतना आ गया, यानी कि प्रूफ करना है कि ये ऐसा होगा। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यूजिंग साइन रूल ऑफ ट्रायंगल, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है एंड ये तो हमेशा प्रूफ ही होगा, है कि नहीं। अभी क्वेश्चन बोला कि हमारे पास वेक्टर ऐसा है तो प्रूफ करो कि ये ऐसा बराबर होगा। तो हमने इसका वैल्यू निकाला तो ये आ गया BC, इसका वैल्यू निकाला तो ये आ गया CA एंड इसका वैल्यू निकाला तो अपने पास आ गया AB। तो जब पुट किए तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया और ये रिलेशन तो होल्ड करता ही है ट्रायंगल में यूजिंग साइन रूल, यानी कि दिस रिलेशन होल्ड फॉर एनी ट्रायंगल, है कि नहीं। देयरफॉर ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो पार्ट प्रूफ हुआ वे इसके बराबर होगा। ये तो तीनों आपस में इक्वल है, अब चेक करना है कि ये इसके बराबर भी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि BC बाई CA ये जो आता है ये किसके बराबर आता है, 2r के बराबर, सर्कम रेडियस, ये ना साइन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ जाता है। अगर इसका वैल्यू इसमें से किसी एक से बराबर हो गया तो यानी कि अपना प्रूफ हो जाएगा। तो ऊपर वाला निकालने का तो जरूरत है नहीं, ये जो ऊपर में a क्रॉस b क्रॉस c दिया हुआ है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर लिख देते हैं a क्रॉस b क्रॉस c, उसके बाद b क्रॉस c क्रॉस a इंटू c क्रॉस a क्रॉस b। तो ये जो ऊपर में है ऐसे लिखा हुआ, ये a क्रॉस b क्रॉस c है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a क्रॉस b क्रॉस c, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू b क्रॉस c क्रॉस a, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कितना, c क्रॉस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये हो जाएगा BC, अभी भी निकाला ना, दिस इज इक्वल टू BC इंटू ये कितना CA इंटू कितना CB, यानी कि ये हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। अब नीचे वाले का वैल्यू निकालते हैं। अब नीचे वाले का वैल्यू निकालते हैं तो असल में ये नीचे वाला है कैसा, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जो नीचे वाला ऐसे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ समेशन साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इंटू अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार साइन अल्फा के साथ n1, एक बार साइन बीटा के साथ n2 और एक बार साइन गामा के साथ n3 लेना है। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, n और साइन एक साथ रख रहा तो पता चलता ज़्यादा हमें n, ये यूनिट वेक्टर n कैप और साइन को एक साथ अगर रखना चाहिए था तो पता चल जाता कि एक बार n1 साइन अल्फा फिर n2 साइन बीटा, इस तरीके से लिखना है। तो लेकिन यहाँ से फिर भी हम लोग ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऐसे जितने भी आएंगे सबका हमको मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। मतलब कि साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा n1 कैप प्लस कितना कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस गामा n2 कैप प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गामा n3 कैप। इस पूरे का मॉडुलस हमको बताना है। अब इस पूरे का मॉडुलस बताना है तो हम लोग अभी इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इधर मैं मिटाता हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा n1 कैप। n1 कैप दे रखा है b क्रॉस c बाई ये b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड है ना, ये b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बताइए, b क्रॉस c बाई b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड। तो b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास a क्रॉस b है और इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो यानी a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के साइन के एंगल, यही होता है मैग्नीट्यूड इसका, ए बी साइन थीटा, है ना। इसका मतलब ये हो ना, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे b क्रॉस c, इसका 1, इसका 1
और बी और सी के बीच में कितना एंगल था, बी और सी के बीच में एंगल अपने पास दिया हुआ था ना यहाँ पे, अच्छा वो मिटा है क्या, ठीक है। तो बी और सी के बीच में एंगल अल्फा दिया हुआ था ना, तो बी और सी के बीच में अगर हम लोग एंगल अल्फा लिख देंगे यानी हो जाएगा कितना, साइन अल्फा, यानी कि इसका वैल्यू बी क्रॉस सी बाई साइन अल्फा आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सी क्रॉस ए बाई कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा सी क्रॉस बी बाई साइन बीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बीटा एंगल दे रखा है। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी बाई कितना, साइन गामा, है ना। तो हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। अब इन सब का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बी क्रॉस सी बाई साइन अल्फा, ये आएगा बी क्रॉस सी बाई साइन अल्फा, साइन अल्फा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा पहले टर्म में कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, और ये बी क्रॉस सी कैप प्लस, जब यहाँ पे हम लोग n2 का वैल्यू लिखेंगे, n2 का वैल्यू लिखेंगे सी क्रॉस ए अपन साइन बीटा, तो वो साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, कॉस अल्फा कॉस गामा इंटू कितना, ये आ जाएगा सी क्रॉस ए, है ना, प्लस जब हम लोग यहाँ पे n3 का वैल्यू पुट करेंगे ए क्रॉस बी साइन गामा, तो साइन गामा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कितना, ए क्रॉस बी, हमारे पास ये वैल्यू बचेगा किसका, यानी इसका वैल्यू जो आता है इसके बराबर आता है, ठीक। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे अपने पास रख लेते हैं और फिर अब क्या करते हैं हम लोग, जरा हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग कितना लिख सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अगर हम लोग को दो वेक्टर पता है तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जा सकता है हाफ ऑफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, है कि नहीं। मान लो हम ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो अपने पास और हाफ, यानी ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी भी है कि अगर दो साइड को ट्रायंगल को वेक्टर से दिखाया है तो क्रॉस प्रोडक्ट हाफ करते हैं तो वो ट्रायंगल का एरिया निकलता है। और अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम का दो साइड है तो सिंबल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वहाँ पे क्या मिलता है, पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए बी, एक ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू हाफ, ये ए बी वेक्टर कितना लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा क्रॉस ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी कॉस गामा माइनस ए कॉस अल्फा, ऐसा, यानी कि ये एरिया आ रहा है, यानी कि दिस इज एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, बी क्रॉस सी, यही ना, कॉस बीटा कॉस गामा, एक बार इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, माइनस बी क्रॉस ए कॉस बीटा कॉस अल्फा, एक बार इसके साथ कराते हैं, माइनस ए क्रॉस सी कॉस अल्फा कॉस गामा, इसके साथ कराएंगे तो देखिए जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ए क्रॉस ए आएगा और सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0, यानी इसके साथ इसका क्रॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं हाफ कॉस अल्फा कॉस बीटा बी क्रॉस सी, ये माइनस है तो ऐसा करेंगे, ये बी क्रॉस ए है तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए करना पड़ेगा, तो वो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अभी जैसे कि पढ़ा ना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो उस हिसाब से ये माइनस साइन को हम हटाते हैं तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, और इसको भी प्लस सी क्रॉस ए कॉस अल्फा कॉस गामा, इतना आ गया, ये हो गया एरिया के बराबर, ठीक। अब जरा देखिए कि ये वाला जो वैल्यू आया है अपने पास, ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। तो देयरफॉर यहाँ से और यहाँ से हम लोग को क्या रिलेशन मिल जाएगा कि ये जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया, ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, एबीसी, यानी हमने इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ एरिया एबीसी लिख दिया। तो अब जरा हम लोग क्या करते हैं कि वो जो अपने पास समेशन का
इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, इसका और इसका जो रेशियो था, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? देयरफॉर रेशियो जो आएगा इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना आएगा? A क्रॉस B क्रॉस C अपॉन समेशन जो भी है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा n1 कैप। ठीक, इसका जो आएगा रेशियो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा BC CA CB अपॉन 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ABC, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना लिखते हैं? हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का एरिया लिखने का अपने पास बहुत सारा तरीका है। एरिया बराबर कितना? हाफ AB साइन C या हाफ BC साइन A। तो कोई सा भी हम लोग यहाँ पे तरीका लगा सकते हैं, यानी कि BC CA CB ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कितना लिख देते हैं? हम लोग लिख देते हैं हाफ ऑफ AB AC, यानी कि दैट इज हाफ ऑफ AB इंटू AC इंटू कितना? साइन A। तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AB AC है ना, AB AC BC CA, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, BC है CA है और ये AB है। ठीक, तो BC CA AB, तो यहाँ से ये AB और AC कैंसिल हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू BC बाई कितना? साइन A। ये BC बाई कितना आ गया? साइन A। तो वही चीज आया ना कि इसका रेशियो भी BC बाई साइन A ही आ रहा है, यानी इस चीज को भी हम लोग कितना बोलेंगे? 2R बोलेंगे। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, ये पोजीशन फैक्टर्स है, तो हमने जब रिक्वायर्ड को सॉल्व किया तो सबका रेशियो क्या आ गया? सेम आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ये क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया हुआ है वहां से हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है A B C आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन प्रूफ दैट A डॉट D B क्रॉस C B डॉट D C क्रॉस A C डॉट D A क्रॉस B इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। एक बात जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये अभी ऐसा कोई स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आपको बोल दिया 4A, तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है? ये बस सिंपली क्या है कि एक वैल्यू को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, तो उसी तरीके से जरा देखिए, ये A डॉट D ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा, हम एक स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पे ऐसा स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली एक नंबर का एक वेक्टर के साथ प्रोडक्ट है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि ये D से इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? D कोई यूनिट वेक्टर है, यानी कि D का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, सपोज करो कि हम इसको वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि लेट वेक्टर R इक्वल टू A डॉट D B क्रॉस C प्लस B डॉट D C क्रॉस A एंड प्लस C डॉट D A क्रॉस B। सपोज हमने ऐसा लिया, तो हमें प्रूव करना है कि R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो D से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, एक बार हम लोग निकालते हैं A डॉट R। सपोज करो कि एक बार A का डॉट निकालते हैं R के साथ। तो जब A का डॉट निकालेंगे R के साथ, तो इधर से कितना हो जाएगा? देखिए ये इसके साथ डॉट होगा, यानी A डॉट D, ये तो सिंपली एक वैल्यू है ना, ये तो सिंपली एक वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग कितना लिखेंगे? फिर इसको लिखेंगे A डॉट B क्रॉस C, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, प्लस A क्रॉस B D B क्रॉस C क्रॉस A, यहाँ पे स्मॉल है C क्रॉस A क्रॉस B। ठीक, अब यहाँ से इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, हम निकालेंगे अब A डॉट C क्रॉस A। अब जरा देखिए हम लोग जो ऐसे कर रहे हैं, प्लस C डॉट D A डॉट A क्रॉस B। तो अब जब हमने इसको A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, तो A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, तो ये तीनों के साथ डॉट करना पड़ेगा। तो ये तो एक सिंपली एक स्केलर वैल्यू है, इसको बाजू में ले लेते हैं बाहर, और A का इसके साथ डॉट किया,
तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे जब हमने ए के साथ डॉट करेंगे तो ये तो एक सिंपल वैल्यू है, स्केलर वैल्यू, इसको बाजू में ले लिया, इसके साथ डॉट हुआ, ये एक वेक्टर है तो इसके साथ ए का डॉट हुआ, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया। और सिमिलरली ये भी एक स्केलर वैल्यू है, सिंपली ये बाजू में आ गया, इसके साथ ए का डॉट हुआ, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सिमिलर हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर है, यानी इस स्केलर ट्रिपल में दो वेक्टर सेम है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल क्या बचेगा, ए डॉट आर बचेगा सिंपली ए डॉट डी ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये बचेगा ए बी सी। ठीक, सपोज करो ये पहला इक्वेशन आ गया। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग r को b डॉट आर करेंगे। सिमिलरली हम लोग b डॉट आर करते हैं। तो जब हम लोग b डॉट आर करेंगे तो b का इसके साथ डॉट होगा, इसके साथ डॉट होगा, इसके साथ डॉट होगा। और जब b का इसके साथ डॉट होगा तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा b डॉट b क्रॉस c, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि दो आगे सेम वेक्टर। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दो वेक्टर सेम आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं बचेगा। तो यानी ये कितना बचेगा, ओनली ये 0 नहीं होगा, इधर हो जाएगा b डॉट d b डॉट c क्रॉस a, यानी कि दिस इज इक्वल टू b डॉट r इज इक्वल टू b डॉट d, कितना आ जाता है यहाँ से, ये आ जाएगा b c a, है ना, b c a। और हम लोग जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, यानी कि इस बी सी ए को भी हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज बी डॉट डी दिस इज बी ए बी सी ऐसा लिखा जा सकता है ना, बी सी ए इज इक्वल टू ए बी सी होता है, ये पहले भी हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। एंड सिमिलरली यानी ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आया। एंड सिमिलरली सी का जब आर के साथ डॉट करेंगे तो सी का जब आर के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे डॉट होगा सी का, और यहाँ पे डॉट होगा सी का, और यहाँ पे डॉट होगा सी का। तो यहाँ पे जब सी का डॉट होगा तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दो वेक्टर सेम आ गए तो 0, यहाँ पे भी दो वेक्टर सेम आ जाएगा तो 0, ये 0 नहीं होगा। तो वो कितना बच जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी दैट इज सी डॉट ए क्रॉस बी, है ना। और ये सी डॉट ए क्रॉस बी बराबर कितना, सी डॉट डी, इसको हम लोग स्केलर सी ए बी लिखेंगे, और सी ए बी बराबर कितना होता है, ए बी सी होता है, यानी दिस इज इक्वल टू सी डॉट डी एंड ए बी सी। ये हमारे पास आ गया थर्ड, दैट इज सी डॉट आर आया। अब ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट, यानी कि यहाँ से हम लोग एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड कर देंगे तो ए डॉट आर प्लस बी डॉट आर प्लस सी डॉट आर, तो उसमें से हम लोग ए डॉट आर प्लस बी डॉट आर प्लस सी डॉट आर ऐसा लिखेंगे। और जब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हर में है तो हर ऐसे बाहर से कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा ए डॉट डी प्लस कितना, डी डॉट डी प्लस कितना बचेगा, सी डॉट डी, है ना। और इसमें से बाहर निकल जाएगा अपने पास, तो थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ए डॉट डी बी डॉट डी प्लस कितना, सी डॉट डी, यही ना, सी डॉट डी। और बाहर में क्या निकलेगा, ये ए बी सी इंटू ए बी सी ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या कॉमन निकल गया, यहाँ से कॉमन निकल गया अपने पास ए बी सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट हमने निकाल दिया आर के साथ। और जब हम लोग इसका डॉट निकालेंगे तो इधर से क्या हो गया, इधर से ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक महीने से, यानी कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इधर से आर बाहर निकाल दिया, डॉट तीनों के साथ डॉट,
दिस इज इक्वल टू इधर से ए बी सी है ना डॉट डी ए बी सी, ये तो एक स्केलर वैल्यू है ना ए बी सी, ये अपने पास रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये ए बी सी डॉट आर इज इक्वल टू ए बी सी डॉट डी ए बी सी, ये एक स्केलर वैल्यू है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ए बी सी डॉट आर इज इक्वल टू ए बी सी डॉट डी इंटू कितना आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए इन दोनों डॉट प्रोडक्ट को कंपैरिजन कराइए। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ऐसा वेक्टर है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो इसका मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं कि इसका मतलब ऐसा माना जा सकता है कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, हम लोग ऐसे मान सकते हैं। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी कॉस मान कॉस थीटा डैश, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी कॉस थीटा डैश, ऐसा लिया जा सकता है ना, ठीक है। तो वहीं पे सेम चीज है, देखिए ए बी सी डॉट आर इज इक्वल टू ए बी सी डॉट डी ए बी सी, हमारे पास ऐसा आया। अब एक बात यहाँ पे जरा और ध्यान दीजिए कि ए बी सी नॉन कोप्लानर है, ए बी सी नॉन कोप्लानर है ना। तो ए बी सी नॉन कोप्लानर है, तो यहां से जो अपने पास रिलेशन आएगा ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगर हमारे पास ये मैं बता रहा था आपको कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि अपने पास अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सके एंगल वगैरह कुछ डिफरेंट आया हो और वैल्यू सेम हो जाए। अब जैसे कि देखो यहाँ से हम लोग इसको ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा डैश लिखा जा सकता है, तो ए सेम हो गया, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी कॉस थीटा डैश लिखा जा सकता है। हाँ, अगर दोनों एंगल सेम रहता तो बी और सी सेम होता, वहां से बताया जा सकता है। तो ऐसा हमारे पास यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है एंगल वगैरह के बारे में, और ये रिलेशन आ गया। तो अब इस रिलेशन से हम लोग कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे जरा देखिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेकर के आते हैं। तो अभी जब हम लोग सबको एक तरफ लेकर के आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी जो है ये वेक्टर कॉमन में निकलेगा, डॉट कितना इधर डॉट r माइनस कितना d a b c, यानी कि ये आ गया दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये वेक्टर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों का बीच का जो एंगल है वो 0 होगा। लेकिन देखिए ए बी सी ये क्या है, नॉन कोप्लानर है, तीनों नॉन कोप्लानर है, तो कभी भी ये वाला वेक्टर इसके साथ ऐसा 90 डिग्री तो बना नहीं सकता। हाँ, ये एक प्लेन में रहता, तीनों वेक्टर एक प्लेन में रहता। यहाँ पे r माइनस डी ए क्रॉस बी सी है, मतलब कि ये मान लिया कि हम लोग कोई एक वेक्टर r ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा कि सपोज करो कि हमने कोई वेक्टर r ले लिया, ए बी सी कोई नॉन कोप्लानर है, हमने कोई वेक्टर r ले लिया, तो जो वेक्टर r आएगा वो r का इसके साथ एक लीनियर रिलेशन बन सकता है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये जो वेक्टर r आएगा ये पूरा इसके साथ परपेंडिकुलर आएगा। तो उस वजह से ये वेक्टर ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, तो ये 0 है, तो इसका मतलब कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है एंगल 0 होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो देयरफॉर इसको ही 0 होना पड़ेगा, यानी कि दैट इज r माइनस डी ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी यही वेक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो यानी कि देयरफॉर r इज इक्वल टू डी ए बी सी इतना आ गया। तो अब r का मैग्नीट्यूड, हमको इसका मैग्नीट्यूड बताना है ना, r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी ए बी सी का मैग्नीट्यूड। अब जरा देखिए ये तो ऑलरेडी एक स्केलर है कि नहीं। अब जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास कोई वेक्टर a है, दिस इज इक्वल टू 2, सपोज करो कि 2b। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 बाहर निकाल के केवल b का ना मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो जब r का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d का मैग्नीट्यूड वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c, तो d का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1, d एक यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा।
तो देयरफॉर यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि ये हमारे पास रिलेशन, यानी कि आर ए बी सी आया, यानी कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, यानी कि जो आर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी आ जाएगा, डी हमारे पास प्रूफ होता है। ठीक, तो यानी इस तरीके से, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ था, इस कंडीशन में हमको बताना था कि आर इंडिपेंडेंट ऑफ डी है, आर का एक बार ए के साथ लिया, बी के साथ लिया, सी के साथ लिया, तीनों के साथ लिया, तीनों के साथ लेकर के हमने जोड़ दिया तो ये रिलेशन आ गया, है ना। अब ये रिलेशन आ गया तो क्या होगा, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये और ये जीरो है, तो यानी कि ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, और इसके बीच का एंगल जीरो हो सकता है, लेकिन ये बी सी नॉन कोप्लेनर है, तो नॉन कोप्लेनर है तो तीनों वेक्टर मिलकर के जीरो हो नहीं सकता, है ना। और इस वेक्टर का इसके साथ ऐसा 90 डिग्री बनने का कोई चांस भी नहीं है, चलेगा। तो देखिए दो वेक्टर, तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, तो यहाँ पे ए बी सी ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ नहीं है कि ये जीरो होना चाहिए, हम लोग इसको जीरो नहीं लेंगे, इसको जीरो नहीं लेंगे, इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसी को जीरो होना चाहिए, और जब इसको जीरो कराए तो अपने पास कितना आ गया, ए बी सी आ गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि लेट ए टी इज इक्वल टू एफ वन टी आई कैप एफ टू टू जे कैप एंड बी टी इज इक्वल टू जी वन टी आई कैप जी टू टी जे कैप। मतलब कि यहाँ पे हमें ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन ए का पोजीशन वेक्टर और बी का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आपको बोल दिया होता वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j, है ना, या फिर वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i + 3j, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ए और बी का कोई पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने ऐसे कोऑर्डिनेट बना दिया, ये x ले लिया, ये y ले लिया, तो 2i 3j, मान लो x में ये 2 है, y में ये 3 है, तो यानी कि हम ये वाले वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। अगर ये 6i 3j ले लिया, तो मान लो ये x में 6 है और ये 3 है, तो यानी कि हम ये वाला वेक्टर b की बात कर रहे हैं, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी वेक्टर a और वेक्टर b, यानी कि पोजीशन वेक्टर दे के रखा हुआ है a और b का, लेकिन उसको भी क्या किया है, पोजीशन वेक्टर को भी वेरिएबल कर दिया है किसी फंक्शन के थ्रू, कि जो वेक्टर a है दैट इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब कि जब t चेंज करेंगे तो पोजीशन वेक्टर a का चेंज हो जाएगा, यानी कोई वेरिएबल पोजीशन वेक्टर है, t का एक वैल्यू पे अलग, दूसरे वैल्यू पे अलग, तीसरे वैल्यू पे अलग, इस तरीके से दिया हुआ है, और उसको f1t f2t ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, और क्या कहता है कि f1t f2t g1 g2 आर कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें कोई सा भी वैल्यू दीजिए वो हमेशा कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि हर जगह पे कंटिन्यूअस है, कुछ ना कुछ उसके पास वैल्यू है और वो डिफाइंड है, f1 f2 g1 g2 ये हर जगह पे डिफाइंड है। कहाँ से, t बिलोंग्स टू 0 to 1, और t का वैल्यू 0 से 1 तक लेना है हम लोग को, यानी कि 0 से 1 में भी अपने पास ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे ना, t का 0 है 1 है, 0 से 1 के बीच में ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इसमें से ही हम लोग को t का वैल्यू पुट करना है। और अब क्या कहता है कि ये at है bt है, at bt है नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ये जीरो कभी भी नहीं है, ठीक है, यानी कि जीरो इसका वैल्यू नहीं आ रहा है, नॉन जीरो ऑल वेक्टर, एंड ये इसका वैल्यू दे रखा है, जब t जीरो है तो a जीरो इतना है, b जीरो इतना है, जब t 1 है तो a1 इतना, b1 इतना। तो प्रूव करना है कि at bt आर पैरेलल, कि पोजीशन वेक्टर a और पोजीशन वेक्टर b पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे कि आप सपोज करो, आप इमेजिन करो, मान लो कि हम ऐसे अपने मन से सपोज करो कि एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, और मान लो कि ये जो f1t और f2t जो ऐसे हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, सपोज दैट, तो मान लो कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, सपोज दैट ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, f1t आई कैप f2t आई कैप, जैसे कि सपोज कीजिए मान लो हम f1t और f2t, आप कुछ फंक्शन डाल दीजिए ना, उसमें कोई सा भी एक फंक्शन डाल दो, तो मान लो कि कुछ कैसा पाथ बन रहा होगा, सपोज करो ऐसा पाथ बन रहा है, तो इसका मतलब कि इन्हीं के अलग अलग पॉइंट्स को ये ए वेक्टर बोल रहा है, ठीक, ऐसे अलग अलग बोल रहा है ना, ऐसे। इसी तरीके से ये ए है, अब मान लो कि ये t इक्वल टू 0 पे होगा, ये t इक्वल टू, ऐसे अलग अलग वैल्यू के लिए होगा। सपोज करो कि ये वाला पाथ किसके लिए है, मान लो कि ये वाला पाथ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के लिए है। उसी तरीके से समझ लो कि ये वाला पाथ, मान लिया कि ये वाला पाथ पोजीशन वेक्टर ये बी के लिए है, यानी कि इसमें जो अलग अलग पोजीशन वेक्टर आएगा वो बी का हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, है ना। सपोज करो कि एक बार ये बी है, इसको एक बार ये है बी, एक बार ये है बी, ऐसे है बी, ऐसे है बी, ऐसे। सपोज करो कि ये ऐसे जो पाथ बन रहा है
ये G1T I कैप, G2T J कैप, ऐसे ये वाला पाथ बन रहा है। तो इसमें जो अलग अलग पॉइंट आएगा ये B का आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट AT एंड BT आर नॉन जीरो वेक्टर, और ये सो दैट AT BT आर पैरेलल, यानी कि AT और BT कभी न कभी क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो पैरेलल आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों वेक्टर आखिर पैरेलल कैसे आ सकता है। तो सपोज दैट, मान लो कि हम सपोज करो अपने मन से कुछ फंक्शन लगाते हैं, तो ये वाला पाथ पे पोजीशन वेक्टर A का आता है, और सपोज दैट ये वाले पाथ पे पोजीशन वेक्टर B का आता है, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कटे, या फिर सपोज कीजिए कि ये वाले पाथ पे पोजीशन वेक्टर B आता है। ठीक, अब जरा ध्यान दो कि अब अपने पास ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि मान लो ये पोजीशन वेक्टर A है और ये पोजीशन वेक्टर B है। जब दोनों ऐसे रहेगा तो पैरेलल होने का चांसेस है। तो जब दोनों पैरेलल हो गया तो इसका मतलब कि स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे कि मान लो कि ये है x1, y1, और सपोज करो कि ये है x2, y2, है ना। तो यानी कि यहां से हम इस वेक्टर को लिख देते हैं, मान लो x1i y1j, और यहाँ पे इस वेक्टर b को कितना लिख देते हैं, b को लिख देते हैं x2i y2j। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गया, अगर ये दोनों मान लो कि ऐसे कंसाइड करके आगे चला गया या पैरेलल चला गया, तो दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा ना। तो दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका स्लोप माइनस कितना आ जाएगा, इसका स्लोप माइनस y1/x1 इसका स्लोप आ जाएगा, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस y2/x2। यानी कि जब माइनस y1/x1 इज इक्वल टू माइनस y2/x2 इक्वल हो जाएगा, यानी कि दैट इज y1/x1 इज इक्वल टू y2/x2। ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा कहीं पे, तो यानी कि दोनों वेक्टर क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, जिसमें y1x1 और y2x2 क्या है, i कैप और j कैप का ये कोफिशिएंट है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों अगर पैरेलल होता है, कि इस वेक्टर AT एंड वेक्टर BT, इस वेक्टर AT एंड वेक्टर BT आर पैरेलल फॉर सम वैल्यू ऑफ t, देन क्या होना चाहिए, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का सेम होना चाहिए ना। देन f2t बाई f1t इज इक्वल टू g2t बाई g1t होना चाहिए। यानी कि दैट इज f2t इंटू g1t इक्वल टू g2t f1t होना चाहिए। यानी कि दैट इज f1t इंटू g2t माइनस f2t g1t 0 होना चाहिए। अगर ये कहीं पे 0 हो गया, अगर किसी t पे ये 0 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B कहीं ना कहीं पे आपस में पैरेलल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब फाइंड करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि लेट हम ले लेते हैं HT। सपोज करो कि हमने कोई HT ले लिया। लेट HT इज इक्वल टू f1t g2t माइनस f2t g1t। सपोज करो कि हम इसको h1t लेते हैं। तो जब t 0 है तो एट t इक्वल टू 0 h0 कितना आया, h0 कितना आया बताइए, h0 आ गया, देखिए f1 के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, यानी इसके जगह पे 2 आ जाएगा। यानी कि दैट इज हम लोग ऐसे लिखते हैं f10 g20 माइनस f20 g10 कितना आ जाएगा, f10 ये आ जाएगा 2 इंटू g20 कितना आ जाएगा, g20 दैट इज b में है ना, g20 कितना आ जाएगा 2 माइनस f20 कितना है 3 है ना, और g10 कितना है 3, यानी दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू -5, यानी कि h0 -5 आया। उसी तरीके से h1 कितना आ रहा है, h1 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा f11 g21
माइनस F21 G1 इतना लिख देंगे हम लोग। F1 का वैल्यू कितना है बताइए, 6 है। G21 का वैल्यू कितना है, 2 है। G21 कितना है, 6 है। माइनस F21 कितना है, 2 है, इंटू G11 कितना है, 2, यानी कितना आ गया 36 माइनस 4 यानी कितना आ गया 32। कितना आ गया 32। कहने का मतलब ये है कि जब हमने t का वैल्यू 0 रखा, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आ गया -5। और जब हमने t का वैल्यू 1 रखा तो इसका वैल्यू कितना आ गया 32। और ये सारे के सारे फंक्शन f1 f2 g1 g2 क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब कि इसका वैल्यू एक बार नेगेटिव में भी है और एक बार पॉजिटिव में भी है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग इसमें t चेंज कर रहे हैं तो ये माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी जा रहा है। और सारे के सारे फंक्शन क्या है, सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जैसे कि देखिए ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो एच टी भी कंटिन्यूअस ही होगा। और एच टी का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई एच टी है, एच डी का कभी वैल्यू पॉजिटिव है और कभी क्या है नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं तो टी का वैल्यू ऐसा आएगा जहां पे ये 0 हो जाए। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव में भी आ रहा है नेगेटिव में भी आ रहा है और वो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो वो 0 होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एच टी है यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू एक तो माइनस में भी आ रहा है एक इंड पे और एक इंड पे प्लस में आ रहा है और साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पे ये 0 होगा ही होगा। और जहां पे अगर 0 हो गया तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से बात प्रूफ होता है कि दिस इज 0। हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि ए और बी पैरेलल होगा। अगर ए और बी पैरेलल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हमने प्रूव कर लिया कि इसका वैल्यू 0 आ सकता है तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर पैरेलल हो सकता है। तो हमने क्या किया, अपने मन से एक बार इसका वैल्यू एच टी मान लिया, एक बार हमने इसका वैल्यू 0 पे निकाला और एक बार इसका वैल्यू 1 पे निकाला। तो 0 पे वैल्यू नेगेटिव आया, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आया। कहने का मतलब कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, जो कि इसके बराबर है, जो माइनस में भी है प्लस में भी और कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो ये 0 आएगा ही। तो इसका मतलब प्रूफ होता है कि इसका वैल्यू 0 आएगा ही आएगा। और जब इसका वैल्यू 0 आएगा तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। बस यहाँ पे ऐसे लॉजिकली इसका आंसर बताना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आर्क AC ऑफ ए सर्कल सबटेंड से राइट एंगल एट सेंटर O, पॉइंट B डिवाइड द आर्क इन रेशियो 1:2। इफ OA is equal to A and OB is equal to B, then calculate OC in terms of vector A and B। इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। कि सपोज करो कि हमने ऐसा कोई प्लेन ले लिया और मान लिया कि ये सर्कल ले लिया, इसका सेंटर ले लिया, ऑरिजिन को ही सेंटर ले लेते हैं सपोज दैट, है ना। और मान लेते हैं क्या कहता है कि आर्क AC, सपोज करो कि हम ये A ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। तो ये जो आर्क AC है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो मान लिया ये पोजीशन वेक्टर A है और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग C ले लेते हैं, है ना। अब कहता है कि इसी में एक पॉइंट B है जो कि इसको 1:2 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इसी में एक हमारे पास कोई B है, सपोज करो कि B, जो कि इस आर्क को 1:2 यानी कि इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अभी जरा देखिए ये 90 डिग्री है और आर्क का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग r इंटू थीटा लिखते हैं। तो अगर आर्क 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि एंगल भी कितना होगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 1:2 में आर्क जब डिवाइड हो रहा है तो एंगल भी 30 डिग्री और 60 डिग्री में डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि प्रूफ करना है कि C को लिखना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट वेक्टर C इज इक्वल टू, मान लिया कि λ1A प्लस λ2B, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं।
और अब इतना लिखने के बाद एक काम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक बार, ये देखिए वेक्टर सी है ना, एक बार वेक्टर सी का ए के साथ डॉट ले लेते हैं। मान लो ए डॉट सी ले लिया, तो ए डॉट सी ले लिया तो लैम्डा 1 ए डॉट ए प्लस लैम्डा 2 ए डॉट बी, हमने ऐसा किया। तो जब ए डॉट सी लेंगे तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, ए और सी के बीच में 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है, हमको ये दो अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बार लैम्डा 1 ले लिया, लैम्डा 2 ले लिया, अब एक बार ए के साथ डॉट लिए तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ए और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये डॉट कितना हो जाएगा 0। दिस इज लैम्डा 1, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस लैम्डा 2। और जरा देखो ये सर्कल है ना, सर्कल है तो ए स्क्वायर लिखे या बी स्क्वायर लिखे या सी स्क्वायर लिखे, सबको रेडियस के स्क्वायर के बराबर लिखना पड़ेगा। तो हमने ये लैम्डा 1 ए स्क्वायर, ये कितना लैम्डा 2 ए डॉट बी। और एक चीज जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड, वो सब किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो यहाँ से लैम्डा 2 इंटू ए बी, ए और बी के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री है, यानी कितना cos 30 डिग्री, यानी कि दैट इज लैम्डा 1 आर स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 आर इंटू आर स्क्वायर cos 30 कितना √3/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस √3/2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का। ठीक, अब हम लोग दूसरा रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सी को हमने एक बार ए के साथ डॉट कराया, अब सी को बी के साथ डॉट करवाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से सी डॉट बी करेंगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा 1 ए डॉट बी प्लस लैम्डा 2 बी डॉट बी। अब यहाँ से सी डॉट बी कराएंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये सी डॉट बी कितना आ जाएगा सी बी cos 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 ए बी, ए और बी के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री है ना, cos 30 डिग्री प्लस लैम्डा 2, ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, वैल्यू लिखते हैं, यानी दैट इज आर स्क्वायर cos 60 कितना 1/2, दिस इज लैम्डा 1 आर स्क्वायर cos 30 √3/2, दिस इज लैम्डा 2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर हम लोग कैंसिल कराएंगे तो कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू √3/2 लैम्डा 1 प्लस कितना लैम्डा 2। अब यहाँ से देखिए हमारे पास दो अननोन है लैम्डा 1 लैम्डा 2 और दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल देंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा सी का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ओके, ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डाउट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, तो मैं इसी में बता देता हूँ आप लोग को। मैट्रिक्स मैक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, जिसमें दो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे है, एक क्वेश्चन वेक्टर पे है और एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन में है, एरिया ऑफ द रीजन का। ये चारों चैप्टर लगभग आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ए बी सी बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अपोजिट एंगल एक्स वाई जेड। यानी कि सपोज करो कि हमने ऐसे क्या किया, मान लो हमने ये ले लिया एक्स वाई जेड, इसके ए है बी है सी है, ठीक है। कहता है ये दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर हम लोग साइन रूल लगाएंगे, साइन रूल क्या होगा a बाय साइन एक्स b बाय साइन वाई इज इक्वल टू सी बाय साइन जेड, यही ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर को सपोज करो कि दिस इज इक्वल टू 2r ऐसा होता है, तो जब हम लोग ए स्क्वायर की जगह पे साइन के टर्म में पुट करेंगे तो 2r का स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर जेड। अभी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला पड़ा था कितना साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, है ना। यानी इसको हम लोग लिख देंगे 2 साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर जेड, यानी दिस इज इक्वल टू 2 साइन
एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई को हम लोग कितना लिखेंगे, पाई माइनस जेड लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री होता है। दिस इज इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर जेड। अब इसको सॉल्व किया जाए, 2 साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन पाई माइनस जेड, साइन जेड ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। तो ऐसा करते हैं, जेड साइन जेड एक तरफ से कैंसिल करा लेते हैं, तो बचेगा 2 साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन जेड। तो यहाँ से हम लोग साइन एक्स माइनस वाई बाई साइन जेड हमने कितना लिख दिया, 1/2। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, यानी कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू हमने कितना लिख दिया, 1/2 लिख दिया, है ना। अब कहता है कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट cos n पाई लैम्डा 0 है, यानी कि दैट इज cos n पाई लैम्डा का वैल्यू 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 है। तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ठीक, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस आर 0। तो यानी कि यहाँ से cos π/2 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग n कितना ले सकते हैं, एक बार n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो cos π/2 0 हो जाएगा। फिर अगर हमने n 3 रख लिया तो 3π/2 फिर से cos 0 हो जाएगा, और n हमने 5 रखा तो भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू आ सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 1 पे 3 पे 5 पे 0 हो जाएगा, यानी कि 1 का कितना आ जाएगा, 1 का p आ जाएगा, r आ जाएगा और s आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर भी इसी के रेफरेंस में है, कहता है कि इफ 1 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2y इज इक्वल टू 2 sin x 2y देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बाई बी इज। मतलब अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोग को ऐसे a बाई बी का वैल्यू पूछा है एंगल दे करके, यानी कि 1 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2y इज इक्वल टू 2 sin x sin y, और यहाँ से a बाई बी का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, सारे एंगल्स को हम लोग साइड के टर्म में लिख देंगे, है ना। तो अगर सारे एंगल को साइड के टर्म में लिखा जाए तो यहाँ से 1 प्लस इस cos 2x को हम लोग साइन में लिख देते हैं। तो cos 2x को साइन में कितना लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इतना लिखा जाएगा, है ना। ये माइनस 2 cos 2y को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई, यानी कि दिस इज 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर से माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई। यहाँ से ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 4 साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन वाई। इसमें से हम लोग 2 लेकर के कॉमन कैंसिल करा देंगे, तो अगर 2 लेकर के कैंसिल करा दे तो कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ये जो हमारे पास एंगल्स आया है इसको साइड के टर्म में लिख लेंगे यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल से हम लोग इसी टर्म से लिखेंगे, तो सब में 2r² आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर वाई को ये b², यही ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को a², दिस इज इक्वल टू साइन एक्स a एंड साइन वाई b, यानी ये रिलेशन आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऐसा किया जाए, ये हमारे से 2b² माइनस 2ab है, यानी कि दैट इज सबको एक तरफ लेकर के चलते हैं, तो यानी कि दैट इज a² प्लस ab माइनस 2b² बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो अब 0 हो गया यहाँ से, तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो
प्रोडक्ट है -2 और सम है कितना 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू फैक्टराइज किया जाए तो a² प्लस 2ab माइनस ab माइनस 2b² कितना लिखा जा सकता है 0। तो यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, तो जब a कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, इधर से 1 प्लस 2b और इधर से हमने माइनस, यहाँ से हमने माइनस b कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, सॉरी a बचेगा यहाँ पे, इधर से माइनस b कॉमन ले लिया तो कितना बचा a प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज a माइनस b, a प्लस 2b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से देयरफॉर हम लोग अब कितना लिखेंगे, देयरफॉर a माइनस b 0 और a प्लस 2b 0 हो जाएगा, यानी कि दैट इज a इज इक्वल टू b, तो देयरफॉर a बाई b इक्वल टू 1 आ रहा है, और इधर से a इज इक्वल टू माइनस 2b, a बाई b कितना आ रहा है -2 आ रहा है। लेकिन जरा देखिए कि हम लोग a और b है, ये तो साइड है ना, ट्रायंगल का साइड है, तो ट्रायंगल का साइड है तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये गलत है। साइड लेंथ की बात कर रहे हैं तो किसी भी ट्रायंगल में लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो यानी ये नहीं, हम लोग को इसको लेना पड़ेगा, तो इसको लेना पड़ेगा तो हमारे पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा, फर्स्ट वाला, ओके, सेकेंड का। अब आगे देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि इन R² लेट दिस एंड दिस बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ x, y एंड z। कहने का मतलब है कि थर्ड नंबर में कि कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है, उस प्लेन में ये और ये पॉइंट है कोई, ठीक, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है x का, ये पॉइंट है y का, और ये पॉइंट है z का। तो जरा देखिए यहाँ पे ये i j है, मतलब कि x y प्लेन में ही होगा, तो हम लोग इसको x को दिखा लेते हैं, x में √3i, मान लिया ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यानी कि ये जो x आएगा ये x में √3 और y में 1, उसी तरीके से जो y आएगा x में 1 और ये √3। तो अब जरा ध्यान दो कि ये x है, ये √3 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, देखो तो ये √3 ये 1 है, तो tan थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, यानी कि 30 डिग्री होगा, है कि नहीं। और सिमिलरली इधर से निकालेंगे तो ये कितना है, ये है √3 ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो 30 30 60 हो गया, तो इसको कितना होना चाहिए, इसको भी 30 डिग्री होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं, सपोज दैट, यानी कि OX और OY के बीच में जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, चलेगा। अब कहता है कि कोई Z है जिसका पोजीशन वेक्टर इफ द डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ OX एंड OY, मतलब कि OX और OY का जो बाइसेक्टर है, यानी इसका बाइसेक्टर क्या आएगा बताइए, इसका बाइसेक्टर यानी कि बिल्कुल ऐसे बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा ना, तो यानी ये 15 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री 15 डिग्री, यानी कितना आ गया इसका स्लोप, एंगल आ गया 45 डिग्री, यानी इसका 45 डिग्री आ गया। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू tan 45x, यानी दैट इज y इज इक्वल टू x, यानी दैट इज x माइनस y इक्वल टू 0, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर आएगा OX और OY का एक्यूट का, दैट इज x माइनस y इक्वल टू 0। तो कहता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है, मान लो ऐसे ले लेते हैं कि x माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है Z बीटा कॉमा 1 माइनस बीटा, इसका जो इससे डिस्टेंस है d, ये कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है, तो d का वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और हम लोग यहाँ से x1 कॉमा y1 से अगर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो जो डिस्टेंस आता है ये कितना लिखते हैं हम लोग, ax1 by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² अंडर रूट, ऐसे मॉड में ये डिस्टेंस आता है। तो अभी हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग ये जो डिस्टेंस लिखेंगे, d बराबर कितना लिखा जाएगा, बीटा माइनस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और ये d किसके बराबर है, ये d है 3/2, यानी 3/2 इज इक्वल टू कितना रहा यहाँ से
ये बीटा माइनस बीटा यानी कि दैट इज 2 बीटा माइनस 1, ये ना, यानी कि दैट इज 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 2 बीटा माइनस 1, अब 1 स्क्वायर कितना आ गया, √2 आ गया, ऐसा। यानी कि ये जो इक्वेशन है अपने पास x माइनस 1, अब हम लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 1 स्क्वायर √2 और ये 2 बीटा माइनस 1, यानी ये अपने पास ऐसा वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या पूछ रहा है कि देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा कितना आएगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इफ द एक्यूट एंगल OX एंड OY इज यहाँ पे गलत कर दिया, ये क्वेश्चन में 3/√2 है कि जो डिस्टेंस है वो 3/√2 है ना, तो वही गलत हो रहा है, ये 3/√2 है, ये 3/√2 है डिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, देखिए √2 अगर कैंसिल करा दिया तो 3 = mod 2 बीटा माइनस 1, तो ये 2 बीटा माइनस 1 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग कितना लिखेंगे, 2 बीटा माइनस 1 = +3 और 2 बीटा माइनस 1 = -3। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको +3 और -3 में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये उधर जाएगा तो 4, यानी बीटा = 2 आ जाएगा। और यहाँ से दैट इज यहाँ से बीटा = कितना आ रहा है, ये उधर गया तो 4/2 2 आ गया, और यहाँ से वो इधर गया तो कितना हुआ -2, यानी कि दैट इज बीटा = -1। तो मॉड बीटा ये 2 भी हो सकता है और मॉडुलस बीटा कितना हो सकता है, 1, यानी कि ये दो पॉसिबल आंसर है, यानी इसका आंसर 1 और 2 ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया थर्ड नंबर। अब हम लोग यहाँ से फोर्थ नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि f अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x = 0, x = 2, y² = 4x, y = alpha x this alpha where alpha belongs to 0 and 1। कह रहे बोले कि f अल्फा, ये जो f अल्फा है ये एरिया को डिनोट करता है। कौन से रीजन के एरिया को डिनोट करता है, जो इन सब से घिरा हुआ है, x = 0 से घिरा हुआ है, x = 2 से घिरा हुआ है, y² = 4x और y = alpha x minus alpha x minus 2 जो इससे घिरा हुआ है उसका, है ना। तो वेयर अल्फा इज 0 and 1, अल्फा का वैल्यू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है 0 और 1 पे। यानी एक बार हम लोग निकालेंगे कि जब अल्फा का वैल्यू 0 है तो कितना एरिया है, इसका मतलब क्या हुआ, f अल्फा प्लस 8/3√2 का वैल्यू निकालना है इसका मतलब। और f अल्फा शो कर रहा है क्या, एरिया किसका, इन सब से जो बाउंडेड है वो। तो मतलब एक बार हम लोग अल्फा का वैल्यू 0 रख करके एरिया निकालेंगे और उसमें 8/3√2 को ऐड करेंगे और उसका वैल्यू चेक करेंगे, और एक बार अल्फा का वैल्यू 1 निकाल करके एरिया निकालेंगे और उसमें फिर इसको ऐड करके वैल्यू चेक करेंगे, तो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ से फोर्थ नंबर में, जब अल्फा = 0 है, जब अल्फा = 0 है तो हमारे पास कौन सा एक रीजन आ गया, ये आ गया y = जब हम लोग 0 लेंगे तो mod of -1 1, mod of -2 2 एंड ये तो 0 हो गया, यानी कि दैट इज इक्वल टू 3, और उधर से कितना, x = 0, x = 0 एंड x = 2 एंड y² = 4x। हम लोग इससे जो बाउंडेड आ रहा है उसको एरिया निकालेंगे। तो बाउंडेड कर्व के एरिया निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, x = 0 ये वाला लाइन हो गया, है ना, x = 2 ये वाला लाइन हो गया, x = 2, y² = 4x ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा, लेकिन y² = 4x ये पैराबोला का कुछ ग्राफ बनेगा। सपोज करो हमने ऐसे बना दिया पैराबोला, ये y² = 4x और कौन सा, y = 3 और y = 3 हम लोग को ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग जरा चेक करते हैं कि y = 3 इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे आएगा, चलेगा। और इन चारों के बीच का हम लोग को निकालना है। तो जरा देखो ये y² = 4x और ये x = 2 है। तो जब हम लोग इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 4 × 2 यानी 8, तो y = कितना आ जाएगा, 2√2, y = कितना आ गया, ±2√2, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2√2 है। तो ये जो 2√2 है
तो यानी कि 2√2 यानी कि ये लगभग 2 × 1.414 ऐसा रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से कम होगा ना, यानी कि 3 इधर है कहीं पे, ये y = क्या है 3 है। तो इसका मतलब इन चारों के बीच में ये वाला एरिया आया, हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा करते हैं कि हम लोग ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। ये पूरा एरिया कितना आ जाएगा बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा 6, ठीक। और इस 6 में से हम लोग ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं। तो ये वाला एरिया कैसे माइनस करेंगे, हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, यानी कि इसका जो एरिया आ जाएगा अपने पास, इसको हम लोग 6 माइनस ये वाला एरिया माइनस करते हैं। तो ये वाला एरिया माइनस कितना हो जाएगा ये y² = 4x है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, y = कितना हो जाएगा, ये y = √4x ना, √4x यानी दैट इज 2√x आ गया। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, y dx करके एरिया निकालेंगे, तो ये आ जाएगा √y dx। कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक इसका एरिया है, 0 से लेकर के 2 तक, यानी दैट इज 6 माइनस 0 से 2, y इज कितना 2√x, ओके। दिस इज = 6 माइनस 2, 0 से 2 √x। ये √x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1, यानी x का वैल्यू 3/2, 3/2, यानी कि दैट इज 6 माइनस 2 × x 3/2, 3/2, 0 से लेकर के 2 तक चलेगा। तो ये 3/2 ऊपर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू 6 माइनस ये 4/3, x का वैल्यू 3/2, इसको इधर लिख रहे हैं, यानी कि दैट इज 6 माइनस ये 3/2 इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4/3, x का वैल्यू 3/2, 0 से 2। अब x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 √8 आ जाएगा ना, यानी कि 6 माइनस 4 √8/3, यानी कि ये अपने पास रिलेशन आया, ठीक है, √6 माइनस 4 √8/3। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 का 2 आएगा, यानी 6 माइनस 8 √2/3 आ जाएगा, चलेगा। ये किसके लिए, अल्फा = 0 के लिए। तो अल्फा = 0 के लिए हमारे पास एरिया इतना आया, तो देयरफॉर f0 कितना आ गया, f0 आ गया 6 माइनस 8 √2/3, ये f0 आ गया। तो f अल्फा प्लस 0 के लिए कितना आ जाएगा, देयरफॉर f0 प्लस 8/3 √2, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 माइनस 8 √2/3 प्लस कितना 8 √2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 6 है, ठीक। लेकिन अल्फा = 0, देन द वैल्यू ऑफ f अल्फा, यानी इसका वैल्यू 6 आया, लेकिन 6 तो इसमें दिया ही नहीं है आंसर में, तो यानी कि जो भी हो इसका आंसर हमारे पास 6 आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ f अल्फा 8/√3 व्हेन अल्फा = 0 एंड अल्फा = 1। अल्फा 0 पे तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 6 आ गया एरिया। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे होगा ऐसा मिस्टेक, ऑप्शन में शायद मैंने गलत लिखा होगा या ऐसा गलत प्रिंट हुआ होगा कि एक तो हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ से हम लोग f1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी एक बार y की जगह पे 1 लिखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए और सिमिलरली एरिया निकालिए और फिर उसका वैल्यू निकालो, तो जो अपने पास मैच करेगा वो अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ओके।